हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन ट्रिक्स। आज हम 6th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं। लास्ट चैप्टर है ये। इसके बाद हम 7th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो इसका नाम है भारत की जलवायु। भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो भारत में कौन सी जलवायु होती है और कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं और कौन कौन से वन में जो प्राणी रहने वाले होते हैं, जंगली जानवर, वन्य प्राणी कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बात करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को शामिल करते हैं। देखिए, गर्मियों में ठंडे पदार्थों को शामिल करते हैं। और इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। तो वो कौन से दिनों में? ठंडियों के दिनों में। ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। देखिए, कौन कौन से मौसम होते हैं? 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। देखिए, दिसंबर से फरवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने ये ठंडा मौसम रहता है। इसको सर्दी कहते हैं। मार्च से लेकर मई तक, मार्च से लेकर मई तक ये गर्मी होती है, गर्म मौसम है। जून से लेकर सितंबर तक देखिए ये दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है। मानसून मतलब कि वर्षा का मौसम होता है। अक्टूबर और नवंबर, ये अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का समय होता है, तो इसको शरद ऋतु कहते हैं। और देखिए, मानसून से ही वर्षा होती है। मानसून आता है, उसके पश्चात वर्षा होती है। जब मानसून लौटता है तो उसको शरद ऋतु कहते हैं। अब देखिए, शीत ऋतु, ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम होता है। तो देखिए, हमने देखा था कि पृथ्वी पर सूर्य की जब सीधी किरणें पड़ती हैं, ऐसे सीधी, तो मौसम गर्म होता है। तो इसके बाद ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती हैं, जिन्हें लू कहा जाता है। तो गर्मी में लू चलती है, ये स्थानीय पवन होती है। आगे देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। तो दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों कहते हैं? देखिए, हमारा जैसे ये दक्षिण भारत है और यहाँ से देखिए मानसून टकराता है केरल के तट पर। तो अगर हम इसकी दिशा देखें तो ये दक्षिण पश्चिम है। दक्षिण इधर होता है और पश्चिम इधर। तो ये कौन सी दिशा से आ रही है? दक्षिण पश्चिम से। यहाँ केरल है, केरल के तट पर ये दक्षिण पश्चिम मानसून टकराता है 1 जून को। उसके पश्चात वर्षा स्टार्ट हो जाती है। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। देखिए, इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे दक्षिण भारत में इधर क्या है? अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो देखिए, पवन इधर से बरसात लेकर इधर से आती है और इधर को जाती है, स्थल की ओर बहती है, तभी बरसात होती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है। आगे, मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। शरद ऋतु किसे कहते हैं? इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ये मानसून के लौटने का समय होता है। देखिए, पहले स्थल की ओर जाती है, फिर ये ऊपर चली जाती है, फिर ये वापस लौटकर आती है किधर? बंगाल की खाड़ी की तरफ लौट कर आती है। और ये देखिए, इस वाले तट से टकराकर अक्टूबर नवंबर में इससे टकराकर और यहाँ बरसात करती है। यहाँ कौन कौन से राज्य हैं? यहाँ आप देखेंगे तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कब बरसात होती है? अक्टूबर नवंबर में। तमिलनाडु है और ऊपर आंध्र प्रदेश है। देखेंगे, देखिए, भारत के दक्षिण भागों विशेषकर तमिलनाडु
तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कब बरसात होती है ज़्यादा? तो ये मानसून के लौटने का समय, शरद ऋतु, अक्टूबर और नवंबर में यहाँ पर इस तट पे वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की दशा को जलवायु कहते हैं। तो जलवायु किसे कहते हैं? देखिए, वायु ऐसी ये नॉर्मल होती है, डेली चलने वाली जो वायु होती है उसको वायु कहते हैं। लेकिन जलवायु क्या होती है? जैसे हमारे भारत की जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। मतलब कि बहुत वर्षों में, कई वर्षों में मापी गई जो औसत दशा होती है मौसम की, ये जैसे हमारे भारत का मौसम रहता है और कई वर्षों की जो औसत होती है उस मौसम को कहते हैं यहाँ की जलवायु, कि इस स्थान की जलवायु ऐसी है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ये देखिए इम्पोर्टेंट है कि भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है? मानसूनी जलवायु। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण, उष्णकटिबंध मतलब कि गर्म होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। उच्चावच मतलब ऊपर नीचे। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान हैं, जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तो देखिए भारत में कितनी ज़्यादा विभिन्नता है जलवायु में, कहीं कितनी गर्मी होती है, कहीं कितनी ठंड होती है। तटीय क्षेत्रों में मौसम ठीक ठाक रहता है। जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है, वे ना ही अधिक गर्म हैं और ना ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। आर्द्र मतलब कि इनमें नमी रहती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। कहाँ होती है? मौसिनराम। कहाँ है ये? मेघालय में है। जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा ही नहीं होती। तो राजस्थान में सबसे कम बरसात होती है। अब देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। पादप मतलब होता है, पादप जीवन मतलब पेड़ पौधों का जीवन। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि, ये झाड़ी कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे कि नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे कि नारियल। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। जो देखिए खुद से लगाए नहीं जाते पौधे, जो अपने आप उग जाते हैं, उनको प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी ये नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है। देखिए कहीं ज़्यादा बरसात होती है, कहीं कम बरसात होती है, कहीं अधिक ठंड है, कहीं अधिक गर्मी है। तो उसी प्रकार की वनस्पति वहाँ पर पाई जाती है, जिस प्रकार का मौसम होता है। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? देखिए वन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? वन हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं। तो पेड़ पौधे देखिए हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो हम सांस के रूप में ले रहे हैं वो हमें पेड़ पौधों से ही मिलता है। तथा जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे।
पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकती हैं। अपरदन, मिट्टी का अपरदन मतलब मिट्टी का टूट कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, उसको मिट्टी का अपरदन कहते हैं। तो ये देखिए, पेड़ पौधे जो होते हैं इनकी जड़ें मिट्टी को दबाए रखती हैं, जिससे कि मिट्टी का अपरदन नहीं होता है। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। देखिए, पेड़ पौधों के क्या क्या उपयोग हैं, कितनी सारी चीज़ें पेड़ पौधों से हमें मिलती हैं। पेड़ पौधे देखिए ऑक्सीजन देते हैं जिसे हम सांस के रूप में ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों से दवाइयाँ मिलती हैं, जड़ी बूटियाँ, आश्रय मिलता है हमें। जिस घर में हम रहते हैं उसके दरवाजे, खिड़की सब लकड़ी की बनती हैं। चारा मिलता है, पशुओं के लिए ईंधन मिलता है जलाने के लिए, खेल का सामान बनता है, फर्नीचर बनता है, शहद मिलता है हमें देखिए, और फल मिलते हैं हमें, गोंद एवं लाख मिलता है। वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास है, वन्य जीव रहते हैं जंगलों में ही। हमें इमारती लकड़ी मिलती है, रबड़ मिलती है, ये सब हमें पेड़ पौधों से मिलता है। और ये मिट्टी को देखिए, इसकी जड़ें जो हैं बांधे रखती हैं, जिससे मिट्टी का अपरदन नहीं होता है। अब देखते हैं वन्य प्राणी जो वन में रहते हैं, वन्य प्राणी, उनके बारे में। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। हमारा राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल क्या है? बाघ है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। देखिए, एशियाई शेर कहाँ मिलते हैं? तो ये गुजरात में वन है, कौन सा? गिर वन। गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है वहाँ पर, उसमें पाए जाते हैं। हाथी तथा एक सींग वाला गेंडा असम के जंगलों में घूमते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथी और एक सींग वाला गेंडा कहाँ मिलता है? तो ये असम में मिलता है। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में मिलते हैं। कच्छ का रण कहाँ है? ये गुजरात में है। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे कि बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। तो भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बत्तख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं हमारे देश में। देखिए, जैसे जानवरों के लिए राष्ट्रीय उद्यान है, ऐसी पक्षियों के लिए हैं, जो पक्षियों को उनकी प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? आगे देखिए, भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें कोबरा तथा एवं करैत प्रमुख हैं। देखिए, सांपों की प्रजातियां बहुत सारी पाई जाती हैं, जिनमें कोबरा और करैत मुख्य हैं। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? तो देखिए, आजकल वनों की जिस तरह कटाई हो रही है अंधाधुंध, और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वन घटते जा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? इससे बहुत सारी प्रजातियां भी समाप्त हो रही हैं।
देखिए इनको बचाने के लिए, जंगली जानवरों को बचाने के लिए नेशनल पार्क बनाए जा रहे हैं, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। और देखिए 2 परियोजनाएं स्टार्ट हुई हैं, हस्ती परियोजना और बाघ को बचाने के लिए बाघ परियोजना स्टार्ट हुई है। ये देखिए वन्य जीवन, इसमें देखिए कितने प्रकार, ये एक सींग वाला गैंडा है, टाइगर है, और ये देखिए बहुत सारे जीव हैं यहाँ पर। आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। कैसे? आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे कि हड्डी, सींग, पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि इनकी हड्डियों से, इनके पंखों से जानवरों की बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। आप उनको नहीं खरीदें। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। कब? अक्टूबर के पहले सप्ताह को, फर्स्ट वीक को हम वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्यजीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके, इसलिए मनाते हैं। आगे देखते हैं प्रवासी पक्षी। प्रवासी पक्षी क्या होते हैं? जैसे देखिए बहुत ज़्यादा ठंड में जो पक्षी होते हैं वो कुछ दिन के लिए बहुत दूर चले जाते हैं, गर्म इलाके में चले जाते हैं, और जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है गर्मियों में वो ठंडे इलाके में चले जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं प्रवासी पक्षी। कुछ पक्षी पिनटेल बत्तख, कर्लियू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है। देखिए कितनी छोटी होती है लिटिल स्टिंट, जिसका वजन कितना है? 15 ग्राम। आर्कटिक प्रदेश से, देखिए वहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा बर्फ जमा रहता है आर्कटिक प्रदेश में, ध्रुव के ऊपर है, ध्रुव की साइड है। 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। देखिए कितनी छोटी है ये लिटिल स्टिंट, और ये 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके गर्मियों में यहाँ हमारे देश भारत में आती है। तो इनको प्रवासी पक्षी बोलते हैं। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया है, और देखिए 6th क्लास की ज्योग्राफी भी समाप्त हो गई है। अब 7th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें प्लीज़। और देखिए अब आप ये अच्छे सही से कर सकते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा देखिए कहाँ होती है? मौसिनराम में होती है। कहाँ है ये? मेघालय में है। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? ये देखिए हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं जंगली बकरी और हिम तेंदुए। हिम से ही पता चल रहा है, ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तीसरा है दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बनती हैं? तो कहाँ बनती हैं ये? दक्षिण पश्चिम मानसून के समय। तो ये देखिए ये समुद्र से स्थल की ओर आती हैं। कहाँ बहती हैं ये? तो ये समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, समुद्र से ही पानी लेकर आती हैं, और ये फिर पहाड़ी से टकराकर बरसात करती हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।